एडवांस आपका पेपर है तो सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। मेंस में अपन ऑफ नहीं रखते हैं, लेकिन एडवांस का पेपर है इसलिए आपका सैटरडे ऑफ है, ठीक है। क्लियर? हाँ, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेस्ट क्वेश्चंस को मैं रेट करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंस रखेंगे, अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कनेक्शन पुअर हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही बच्चों मेरी सभी को? ओके, ठीक है। ठीक है, नहीं मेरे यहाँ से बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है।
आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, इधर से तो कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इधर से आवाज आ रही है। थोड़ा सा वेट करना, कुछ कनेक्शन पुअर आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ओके, आई थिंक आवाज मेरी क्लियर है सभी को? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? मैंने फुल साउंड कर दिया है आई थिंक। ओके, ठीक है, तो द स्टार्ट। पहले जो आपको क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन था जिसमें इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है, राइट, विजिबल है सभी को? तो इसमें हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? चलिए, इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है वो आपने जो बताया था वो फर्स्ट नहीं है, सेकेंड वन में इसमें पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डबनायर ट्रायड। तो डबनायर का ट्रायड नहीं है, वो कौन सा इसमें होगा? तो यहाँ पे आपको सभी के एवरेज एटॉमिक मास निकाल के देख लीजिए। वैसे कुछ आपको बताए थे, जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, और जितने भी मतलब आपको जो केसेस है उसके तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का अपन ने देखा था, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का होता है। मैग्नीशियम अगर आप रखोगे तो इसके अगर आप एटॉमिक मास देखोगे तो इसका मीन नहीं आएगा, ठीक है। अपन ने जो देखा था वो कैल्शियम, बेरियम, जो इसका यहाँ पे जो ट्रायड बना था वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बना था। उसमें यहाँ पर ये मिडल वैल्यू आएगी। अगर हम
मैग्नीशियम का देखेंगे तो इट इज नॉट ट्राइड। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ट्राइड नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ट्राइड है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ट्राइड नहीं है। तो ये जो एटॉमिक मास वैसे तो आपको याद करने नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ओनली, ठीक है। एटॉमिक मास जो है पे बेस क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन केवल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोलें कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये ट्राइड नहीं है, इट इज नॉट ट्राइड। ऐसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इट इज नॉट ट्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो कुछ ट्राइड मैंने आपसे शेयर किए थे, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, आंसर इसमें सेकंड वन होगा। फिर यहाँ पे नाइन्थ वन जो मेरे को क्वेश्चन दिया गया है, नाइन्थ में यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्कैंडियम तो प्रेजेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, ये करेक्शन की जगह आप इसमें गैलियम कर दीजिए। गैलियम को हमने क्या बोला था, इका एल्युमिनियम, तो आंसर इसमें फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो गिवन होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये तो इसको हटा के यहाँ पे गैलियम कर दिए, Ga, जिसको इका क्या बोला गया था, एल्युमिनियम, इसको इका एल्युमिनियम बोला गया था, इसे इका Mn बोला गया था, Mn के ऊपर था ना, और इसे इका सिलिकॉन बोला गया था। तो आंसर इसमें नन ऑफ दीज आएगा, क्लियर। इका बोरॉन नहीं, स्कैंडियम इज नॉट सेड टू बी इका बोरॉन, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, ये गैलियम कर देंगे। नेक्स्ट, अप टू 9, एनी डाउट। 6, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर न्यूलैंड्स लॉ रूल इज नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल, लिथियम और सोडियम के लिए ठीक है, एर्थ एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, कार्बन सिलिकॉन के लिए सही है, ये भी सही है, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल चेंज हो जाएगा। ये तो आपा उन्होंने 8 का जो इंटरवल दिया था ना, कैल्शियम तक ही वैलिड था, आफ्टर कैल्शियम वैलिड नहीं है, क्लियर। तो आफ्टर कैल्शियम मैंने बताया था इंटरवल चेंज हो जाता है, उन्होंने 8 का इंटरवल फिक्स किया था, यही तो मेन प्रॉब्लम थी, जबकि मेंडलीफ ने क्या किया था, इंटरवल पे कोई कमेंट ही नहीं किया था, क्लियर। तो आंसर इसमें जो आएगा फोर्थ वन आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया 8th, which the first attempt to classify elements systematically was made by, first attempt किसका था, systematically, systematic मतलब tabular form, systematic pattern कौन देता है, tabular form, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, मेंडलीव, क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट, एनी डाउट, हो गया। 5th वन, which of the following statement न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड्स में आपका क्या, ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 का इंटरवल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये आ जाएगा, गैलियम नहीं आएगा, इंटरवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8 के बाद का इंटरवल, अभी जो इंटरवल है वो कितना है, अभी जो इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको मैजिक नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर ऑल्सो, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो मेंडलीफ ने उसको, न्यूलैंड्स ने क्या किया था, उसको फिक्स कर दिया था, इसलिए यही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल चेंज होगा, यहाँ भी इंटरवल चेंज होगा, यहाँ भी इंटरवल चेंज होगा, तो 5th का 3rd आएगा, क्लियर, ओके, हो गया। नेक्स्ट, एनी डाउट।
थर्ड वन, लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल इन, लॉ ऑफ ट्रायड, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू, तो किस पे एप्लीकेबल होगा, राइट, एक ही ग्रुप एलिमेंट पे एप्लीकेबल होगा ना, एप्लीकेबल टू दिस वन, क्लियर, लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम पे आप अप्लाई करोगे, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक एप्लीकेबल है, ठीक है, यही तो डेविड था। नहीं, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ केवल आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है बस, क्योंकि हिस्ट्री से बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, क्लियर, बात समझ में आई, और हो गया, लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल, तो लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल किसके लिए, सोडियम, पोटेशियम इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पे एप्लीकेबल होगा, इस पे एप्लीकेबल है और इस पे एप्लीकेबल है, तो कुछ ट्रायड है वो लर्न करने हैं बस आपको, ठीक है, तो फोर्थ में आपका क्या आएगा, सेकंड, केवल अंडरस्टैंडिंग है, इस पे क्वेश्चन आएंगे नहीं, केवल आपको जो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बस रखनी है, उसके लिए बताया गया, क्लियर, हो गया, नेक्स्ट, ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे, नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, केवल आपको थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है, ठीक है, सेकंड 2 में अगर आप आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, केवल थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एलिमेंट का मतलब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट का मतलब या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें नोबल गैस को छोड़ के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब ये वाला केस अगर हम देखें NH2 NP0, तो अगर यहाँ पे P0 कर देंगे तो ठीक है, लेकिन 6 वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए NS1 to 2 कर देंगे, लेकिन NP0 कर देंगे, 0 करते ही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो आ जाएगा सही है, लेकिन NS1 to 2 और NP6 कर देंगे, नोबल गैस बन गया, राइट, और नोबल गैस बन गया तो यहाँ पे नोबल गैस नहीं लेते, इसलिए नहीं होगा, बोलिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नोबल गैस नहीं लेते। फिर दूसरा केस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे NS1 to 2 ये तो ठीक है, NP1 to 5 ये सही है, NS2 NP1 to 5, तो इस केस में आपका क्या होगा, सारे एस ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे अब एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा, ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम जाएंगे तो ये क्या है, केवल पी ब्लॉक, क्योंकि P0 भी होना चाहिए, तो 0 to 5 अगर हम ले लें तब आ जाएगा, और 0 to 5 नेक्स्ट वन है ना, नोबल गैस, यहाँ पे अपन क्या है, नोबल गैस इंक्लूड हो गया इसलिए हट गया, यहाँ पे नोबल गैस एक्सक्लूडेड है लेकिन एस ब्लॉक इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हट गया, यहाँ पे एस ब्लॉक और नोबल गैस इंक्लूडेड है, ठीक है, क्लियर, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं लेते, ठीक है, नोबल गैस और के लिए अलग ही क्लास है, इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, NS2 NP1 to 6, अब 1 to 6 में क्या होगा, यहाँ पे नोबल
एस ब्लॉक नहीं आएंगे, केवल पी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। उसमें ये क्या हुआ, NH2 NP6 भी इंक्लूडेड है, NH2 NP6 नोबल गैस आ गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो इसमें नोबल गैस आ रहा है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैस, बताया था मैंने। तो यहाँ पे तो ये आप पे जो एलिमेंट्स हैं ये आप पे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जीरो जीरो अगर हम ये केवल पी ब्लॉक एलिमेंट को बता रहा है, ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट, एस को नहीं लिखा रहा है, जबकि एस प्लस एस एंड पी दोनों आने चाहिए, एस एंड पी इसी में आएंगे। ये अगर हम देखेंगे तो NS2 NP 1 to 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे जब जीरो होगा तब ये आपका क्या होगा, अगर हम NS2 NP 0 लिख रहे हैं तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जीरो गायब है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा क्लियर। तो आंसर इसमें ये आएगा। इसमें NS2 NP 1 to 5 केवल पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूडेड है, एस नहीं इंक्लूडेड है। इसमें नोबल गैस आ गया, इसमें भी नोबल गैस आ गया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा एस ब्लॉक को इंक्लूड करने के लिए, NS2 NP 0 to 5 लेना पड़ेगा, रादर 1 to 5, है ना। अब 0 to 5 लेंगे तो 0 to 5 में रेंज आ गई ना, तो NS2 NP 0 एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और NS2 NP 1 to 5 पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। NS2 NP6 ले लेंगे तो नोबल गैस, वो हमें अवॉइड करना है, इसलिए आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सेकंड वन, विच आर द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हीलियम में NH2 नहीं लिखते, बेवकूफ कहीं के, 1s2 लिखते हैं, बिल्कुल बेवकूफ हो गया, NH2 नहीं लिखते हीलियम को, 1s2 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following set of atomic number representative elements, या इसी को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट्स में अभी बताया था कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस को छोड़ते हुए। तो यहाँ देखो इस केस में आपका क्या है, 5 13 30 53, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में अब आप आइए 53 30 5, ठीक है। तो ये केस हो गया किसके, कौन कौन से एलिमेंट हो गए ये, लेकिन 30, हाँ बोलिए 30 कौन सा एलिमेंट हुआ, जिंक हुआ ना, जिंक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और नॉन ट्रांजिशन है, तो इसलिए ये हट गया। इसमें देखिए बाकी सारे सही हैं। फिर 58 एटॉमिक नंबर 58 कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हुआ, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक आ गया ना, इसलिए ये भी हट गया। 54 किसका एटॉमिक नंबर होता है, जेनॉन, नोबल गैस आ गया, नोबल गैस, इसलिए ये भी हट गया, इसलिए आंसर यही आएगा फोर्थ वन। 9 फ्लोरीन, 31 जो हुआ वो गैलियम, 53 Br, 83 जो होगा वो दैट इज 82 बिस्मथ,
राइट, क्लियर, समझ में आई बात? तो ये आंसर आएगा। इसमें सारे आ रहे हैं, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, इनके कारण ये वेरी कर गए। ओके, नेक्स्ट 3 में विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक एज अदर्स। ठीक है, तो सेम ब्लॉक टू अदर्स, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये इस केस में अगर हम जाएंगे तो ये दूसरा आप यहाँ पे D10S2 5S2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक एज अदर्स। तो इसमें वो कह रहा है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन उसको ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, क्या ये बताइए इसमें। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका DS2 राइट, फिर इसमें ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डज नॉट पूछा गया है, ये भी ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा। D6S2 D6 के बाद आपका, ठीक है, तो उसने आपको बोला है कि आर्गन 18 3D6 4S2, यहाँ पे क्रिप्टन, यहाँ पे ये इस केस में, तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S2 को ना। थोड़ा सा which are the following configuration does not belongs to same group same block of as others। ये आप पे 4 कॉन्फ़िगरेशन है जो एक ही ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही ब्लॉक को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, आपको बताना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये देखो सारे सेम ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन आएगा, यहाँ पे 3D एक आ गया, ये 6S2 5 4 आएगा, ये थोड़ा सा, ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कलाइन एल्थ मेटल को, अल्कलाइन एल्थ मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये 4S2 आएगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन आएगा ये। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक एज अदर्स, तो बाकी सारे एक ही ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक की बात हो रही है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ग्रुप आ जाएगा, अब उसने ब्लॉक पूछा है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप, ग्रुप के लिए हमें करना पड़ता है, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ब्लॉक तो सेम हो गया। अब ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, सेम ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये है, ये है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर दो क्योंकि एक ही टाइप का एक ही कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसको हम, इसको एस है तो वही क्रिप्टन 3D5 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन, ठीक है, 18 3D10, ठीक है, 4S2। तो यहाँ पे थर्ड में फोर्थ का केस आएगा, ये वाला, ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये वाला अगर हम निकालेंगे तो किसका आएगा, क्रिप्टन 36, ये 38 हो गया। इस केस में क्रिप्टन 36, अलग अलग एलिमेंट निकाल दो, एक ही ग्रुप के हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चाहो तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये क्रिप्टन के बाद 4S आएगा, इसमें 5S2, इसको लेकिन ये भी तो डी में जाएगा, ये तो रिप्रेजेंट करेगा डी को, 5S2 4D, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, ये भी यही डी है, तो इसमें भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड आ रहा है क्या आंसर, आंसर इसमें क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक में जा रहा है, मैंने आंसर नहीं चेक किया था, ये आंसर चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर भाई, इसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, डी में जा रहा है, इसमें भी डी में जाएगा, इसमें भी डी में जाएगा, वो 3D6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा,
तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आंसर 3 आएगा। सही है। नेक्स्ट, थर्ड में आंसर क्या दिया है? 3 है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अप टू 5, अप टू 5, 5 में भी डाउट है किसी को? 5 में डाउट है, ओके। ओहो, क्या हो रहा है ये? नेक्स्ट, इसमें 4 में विच आर द फॉलोइंग एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 106 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल इट पजेस। तो यहाँ पे 106 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। एक्स एलिमेंट है 106, क्या आएगा? आर्गन 18, सॉरी आर्गन नहीं है, दैट इज रेडॉन 86। 86 पे क्या आएगा? 7s2, 7s के बाद 5f आएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 5 में नहीं जाएगा, d1, फिर कितना हुआ? 4f, 5f, 14, यहां तक कितने हो गए? 103। तो ये आपका यहाँ पे 4 d2 आ जाएगा, और 4 6 कितने हो गए? काउंट करो, 86 या 100, तो 5 आएगा, सॉरी 7 है, क्या है इसमें? ये 86 एंड 14, 100 हो गया। 8 यहाँ पे कितना है? 106, ये 4 करना पड़ेगा, 4 आएगा। अब 4 के काउंट फुलफिल्ड हाफ टू लगा, तो 6d5 7s1 ये आएगा। तो यहाँ पे देख लो, d5s1 कहीं है, d5s1 फर्स्ट वन। फोर्थ में आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ में आंसर ये कौन सा रूल लगा? हाफ फिल्ड रूल। फोर्थ में आंसर चेक करो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ओके। तो बात समझ में आई? हाफ फिल्ड रूल आएगा, ये डी में लगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ पे चला जाएगा, ये +1। क्लियर? नेक्स्ट 5 में एन एलिमेंट रिसेंटली डिस्कवर्ड विथ 10th ग्रुप। अब यहाँ पे 7th एंड 10th ग्रुप, तो 7th में 10th ग्रुप में आएगा, तो 10th ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं? पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल वाला ग्रुप आ गया ना, तो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये आता है। तो निकिल का एटॉमिक नंबर मालूम है, इसमें ऐड कर दो, कितने? 18 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 46। फिर इसमें 32 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 78। अब 78, ये तो आपका 6 पीरियड एलिमेंट है, 7 पीरियड के लिए 78 प्लस 32 और ऐड कर दो। रेंज क्या होता है? 2 8 8 18 18 32, ये बताया गया ना। तो 2 8 8 18 18 32, आगे रिवाइज करेगा 32 32, तो 32 के बाद 32 ही आएगा, इसको करिए तो ये आपका 0 और ये 110 आ गया। तो 1 के लिए अन, यू के लिए अन नीलियम, अनलीनियम, ठीक है। अन नील आ गया, आई हम और ऐड कर देंगे। आ रहा है आंसर?
अरे आंसर आ रहा है इसमें? ओके, तो अननीलियम ये आंसर आ गया सेकंड वन। ठीक है, तो अननीलियम ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। हेलो, एक बार ट्राई कर। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो इसका सम कितना आया, इसको अगर हम निकालोगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ द, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, DS1, ये कॉपर आ गया। ठीक है, कॉपर में एटॉमिक नंबर 29, सिल्वर फिर आता है, फिर गोल्ड आता है। तो सिल्वर का इसमें 18 ऐड करोगे कितना आएगा, 47, फिर इसमें 32 ऐड करोगे, इसका आएगा 79, फिर इसमें 32 ऐड करोगे तो जो एलिमेंट पूछा गया है 111 ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, 32 ऐड करोगे तो ये आएगा। ओके, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है कि विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताया गया था, NS1 अल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपका P1 आ गया है जो गलत हो गया, राइट। अल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, NS1 ये आया, यहाँ पे क्या है P1 आ गया है।
तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट बोरॉन वाला केस हो गया, अल्किल मेटल का केस नहीं है। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, ठीक है, फुलफिल्ड हाफ टू लगेगा ना, तो यहाँ पे P6S1, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो इसको बाहर कर दें, इसको ऐसे कर दें ना, ये NS2NP6, तो नोबल गैस आ गया, तो इसमें आंसर थर्ड आएगा। आ रहा है आंसर 3, 7th का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट बता रहा है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट बता रहा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट बता रहा है, ये नोबल गैस बता रहा है, बता रहा है ना नोबल गैस। इसको आगे लिखो तो NS2NP6, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट 8 में विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू अल्किल मेटल, तो अल्किल मेटल यहाँ पे P2 है या P5 है या S1 है, यही आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ, तो लिथियम का जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इसका देखेंगे क्या होता है कि लिथियम जो होगा, लिथियम जो होता है वो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, लिथियम सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, ठीक है। तो लिथियम का जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, और बीइंग सेकंड पीरियड एलिमेंट इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो सोडियम से इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, थोड़ी डिफर करेगा, और ये कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सिमिलर शो करेगा। तो सही रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो थर्ड ग्रुप एलिमेंट से शुरू होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट से ग्रुप का। तो अगर हम अल्किल मेटल का सही रिप्रेजेंटेशन देखें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम एंड लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम, तो इनका सही रिप्रेजेंटेशन कहां से शुरू होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट से। इस थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम टिपिकल एलिमेंट भी बोलते हैं। यही केस आपका बेरिलियम का होगा, ठीक है, बेरिलियम यहाँ पे आएगा, तो कुछ प्रॉपर्टी ये अपनी ओन ग्रुप से सिमिलर शो नहीं करेगा, तो जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट से कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ये एल्युमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ओन ग्रुप से प्रॉपर्टी कुछ वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, सारी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट डोंट हैव डी सबशेल, डी सबशेल, तो इसकी वैलेंसी वगैरह चेंज हो जाती है, तो ये सिमिलरिटी शो नहीं करते। तो सही रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट से शुरू नहीं होता, ठीक है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट ये थर्ड पीरियड एलिमेंट से शुरू होता है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट जो सही रिप्रेजेंटेशन शुरू करते हैं इन्हीं को टिपिकल एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इन एलिमेंट्स को हम जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं दे आर आल्सो नेम्ड एज टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट्स। तो सही पोटेशियम रूबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम सही रिप्रेजेंटेशन लिथियम से नहीं करेगा, अल्किल मेटल का कौन शो करेगा, सोडियम ऑनवर्ड्स। ऐसे ही मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, इन एलिमेंट्स का सही रिप्रेजेंटेशन मैग्नीशियम करेगा, ना कि बेरिलियम करेगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई। तो ये कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अपने ही ओन ग्रुप एलिमेंट से प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं वो डायगोनली प्लेस के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी वही सिमिलर प्रॉपर्टी बन जाएगी किसके साथ, डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, DR, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप कौन शो करेगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट,
सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी अपने ओन ग्रुप एलिमेंट से शो करेंगे, इसी को बोलते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन क्या था, अब आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें सेकेंड डी की स्टार्टिंग किस सेल से होगी, थर्ड सेल से, राइट। तो वहां पे देखिए उसने बोला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होगी, तो लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी मैग्नीशियम से, और कुछ प्रॉपर्टी इससे होगी, बोथ आएगा आंसर 3। तो लिथियम आपका काफी प्रॉपर्टी इससे भी शो करेगा अपने, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी इससे सिमिलर शो करेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी वो डिफर करेगा, ठीक है, जो प्रॉपर्टी इससे डिफर करेंगी वो ही आपकी मैग्नीशियम से सिमिलर हो जाएंगी। इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, डीआर, ठीक है। ये लिथियम की प्रॉपर्टी होगी। तो आंसर इसमें 3 आएगा। क्या आंसर आ रहा है इसमें, इसको 3 कर ले, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू बोथ, ठीक है। इसमें आंसर करेक्शन कर लेंगे, इसमें आप दोनों कर दीजिएगा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, तो लिथियम दोनों से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नीशियम से भी और सोडियम से भी, लेकिन ध्यान रखने के जो इससे डिफर होगी वही सेम प्रॉपर्टी होगी। सारी लिथियम की प्रॉपर्टी ना तो ओन ग्रुप के साथ सेम होगी, ना ही वो डायगोनली प्लेस्ड मैग्नीशियम के साथ सेम होंगी। कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी ओन ग्रुप मेंबर के साथ वेरी करेंगी वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ सिमिलर होंगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट ही शो करते हैं, बस कुछ ही एलिमेंट। पी ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आप इसका आंसर थर्ड कर दीजिएगा, 9th का। यहाँ पे जो आंसर है वो 1 दिया है, वो 3 कर लेंगे। नेक्स्ट, यूरेनियम थोरियम एमिशन बाय बीटा पार्टिकल। यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो यहाँ पे ये पुराना मेथड है, तो यहाँ पे थोरियम आपका कौन सा हुआ, एक्टिनाइट सीरीज हुआ ना, एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यूरेनियम के डिकम्पोजिशन से क्या बना, थोरियम, थोरियम इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या था, थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में यहाँ पे देखिए यही आ रहा है। ए बी जो है वो, ए बी जो है वो पुराना मेथड है, ठीक है। आप नए मेथड को फॉलो करेंगे, खैर पुराने मेथड को, लेकिन इसमें क्लियर है थर्ड ग्रुप आएगा, ठीक है। लास्ट वन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोन सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, अभी बताया था ना, क्यों क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोन सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू स्मॉल साइज, एक रीजन, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दूसरा रीजन, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा ईएन मत लिखिए, यहाँ पे हाई जेड इफेक्टिव लिखें, एच आई, हाई जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बात अगली क्लास में करूंगा मैं, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है। डॉटर एलिमेंट जो उससे प्रोड्यूस हुआ है, ये पेरेंट एलिमेंट हुआ, ये डॉटर एलिमेंट हुआ, ठीक है। जो उससे प्रोड्यूस हुआ एलिमेंट है उसको डॉटर एलिमेंट बोल देते हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्शन कर देंगे, इसको हाई जेड इफेक्टिव लिखेंगे। जेड इफेक्टिव की बात आगे करूंगा, ये तीनों रीजन होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने के, ठीक है। और यहाँ पे थोरियम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका इसी फॉर्म में, क्लियर। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आपके हो गए। अब मैं आगे बात करता हूं, जो है ये डीपीपी, डीपीपी
कहां तक होते डीपीपी? 5 तक हो गई थी। 6 डीपीपी, ठीक है। 6 डीपीपी में सिक्स में क्या देखेंगे, मेरे पास जो नोट है थर्ड वन, ठीक है। तो थर्ड वन में विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एफई में कितने आएंगे? 4 आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एफई में 4 हैं। एमएन में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। क्रोमियम में 6 आ जाएंगे। और वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को उतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, 3 आएंगे। तो हाईएस्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ वन है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which may have magnetic quantum number +1 and spin quantum number +12 in chromium। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 24, ठीक है। तो उसने वहां पे क्वेश्चन में पूछा है किसके लिए? जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो? +1 हो। +1 किस ऑप्शन में मिलेगा? डी और पी में, ठीक है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1 आएगा 3d5। अब जा देखिए p में आएगा और इस p में आएगा और इस d में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो देखेंगे वो क्या होगा? -1 0 +1, इसमें भी -1 0 +1। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके लिए m वैल्यू 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप पे कितने आएंगे? तो अब वो कह रहा है कि m वैल्यू +1 जिसके लिए होगी, तो m वैल्यू +1 किसके लिए है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 इसके आ गए, 2 इसके आ गए, एक यहाँ पे आएगा -2 +-1 0 +1 -1 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 1 2 3 +1 और आ गया तो 5 आ जाएंगे। इसकी स्पिन क्या होगी? अब स्पिन भी उसने बोला है, एक मिनट जा देखेंगे। स्पिन भी +12 होगी, तो +12 होगी तो इसमें एक एक हट जाएगा। एक की स्पिन +12 होगी तो एक की स्पिन इसमें क्या होगी? +1 वाले की +12 होगी, तो इसका 1, इसका 1, ठीक है। इसका +1, इसका +12 और -12, तो टोटल कितने आएंगे स्पिन के अकॉर्डिंग? 3। आंसर देखिए 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें जिनमें आएगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू करोगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? जो डी के हैं, डी इलेक्ट्रॉन, वो आप ऐसे भी जा सकते हैं +12 वैल्यू में और नीचे भी जा सकते हैं -12 वैल्यू में। तो ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो m+1 में आपका क्या था? m+1 में एक तो फिक्स रहेगा, p में फिक्स रहेगा, यहाँ पे 0 हो सकता है, तो इसलिए मिनिमम में 2 आ जाएगा और मैक्सिमम में 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। 1, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे
ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रेजिमुथल क्वांटम नंबर is equal to 1 and 2, तो 1 के लिए कौन सा सबशेल हो गया, p आ गया, ये कौन सा आ गया, p सबशेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन देखे थे, कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, तो p में कितने थे, 6 थे, इसमें भी 6 थे, ठीक है। L2 में कितने थे, ठीक है। तो consider a ground state constitution element of the electron with azimuthal quantum number as could is respectively are, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन में, दोनों में पूछा गया है 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो ये आ गए 12, ये आ गए भाई, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा था ना क्रोमियम का, 24, आर्गन 18, 3d 5, 4s1, इससे पहले आप p आएंगे तो p में l की वैल्यू 1 के लिए p कितने हो गए, एक आपका 2p आ गया 6 एंड 3p6, 2p6 एंड 3p6 में 6 + 6 कितने आ गए, 12 आ गए, राइट। और l इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू आ गई 5, तो 12 एंड 5 आ गए, 12 एंड 5 आंसर ये आएगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम 4 हो गया, 7 में यहाँ पे देखिए, बाद में क्वेश्चन में आंसर नहीं लेता हूं, जब मैंने उस समय बोला था तो आपको 7 number of electrons having magnetic quantum number is equal to +1 in chromium atom, ground state are 5, सही है। तो इसमें -1 कहाँ आएगा, इसमें -1 अभी बताया था, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ठीक है, 4s1 3d5। अब ऐसे केस में p की वैल्यू तो कितने आएंगे, 2, एंड और इसमें भी p की वैल्यू -1, इसी में -1 आएगी, इसमें एक -1 आएगी 2, और इसमें एक -1 आएगा 1, 5 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है, पहला स्टेटमेंट जो दिया है, स्टेटमेंट जो दिया है वहां पे -1 क्रोमियम नंबर 5, सही है, यस इट इज राइट, ये सही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज एंड फॉर द गिवन p ऑर्बिटल d सबशेल m may have वैल्यू -1, सही है, ये भी बात सही है, कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। एंड फॉर द गिवन p एंड d सबशेल m may have वैल्यू -1, सही है, उसी से आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा ये। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है दैट इज 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो 12 है, जब मैं आपसे डाउट मांगता हूं तभी आप डाउट दिया करिए, मेरे पास नोट नहीं होगा तो आगे मैं कंसीडर नहीं करूंगा, पहले जो मेरे पास डाउट नोट है उन्हीं को करूंगा। 12 की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इस केस में तो ये क्या हो रहा है, किसको वॉयलेट कर रहा है, पाउलिस को, सही है। एंड वहां पे क्यू भी लिखा है, हुंस रूल, हुंस रूल का वायलेशन क्यों होगा, इसको अगर हम डाउनवर्ड में फिलअप करें, एक तो हमारे पास तरीका क्या है इसको फिल करने का, 1 2 3 4 5
ठीक है, तो इसमें हुंस रूल का वायलेशन आपको नहीं दिखेगा, या दिखेगा पहले वे के तरीके से अगर हम इसको फिलअप कर रहे हैं 1 2 3 फिर 4 पेयरिंग कर दी, फिर 5, ठीक है, फिर 6, तो यहाँ पे केवल ये आपका वायलेशन आ रहा है पॉलिश का, लेकिन अगर इसको डाउनवर्ड में हम डालते तो दोनों का वायलेशन आएगा 1 1 2 3 स्पिन। अब देखो क्या हुआ, हुंस रूल का वायलेशन हुआ, अब इसकी पेयरिंग कराओगे 1 2 एंड 3 4 5 6, ये पॉलिश का भी वायलेशन आ गया, इसलिए वहां पे दोनों आंसर में लिखे हैं, ठीक है। तो फिलिंग के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, तो अगर आप ऐसे फिलिंग करोगे तो आपको हंस का वायलेशन नहीं दिखेगा, लेकिन डाउनवर्ड स्पिन करोगे तो हंस का वायलेशन भी दिखेगा, हंस का वायलेशन आएगा। फिर इसीलिए वहां पे मोर अप्रोप्रिएट इज PQ, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन देखने हैं। क्लियर? बाकी तो आई थिंक क्लियर ही है इसमें। फिर इसमें आपका क्या होगा, दैट इज P पॉलिश, ठीक है। क्यों पॉलिश, हाँ यहाँ पे क्यों हुआ, बी में पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, ये वैलिड होगा। फिर Q हंस रूल का वायलेशन, पेयरिंग हमने स्टार्ट कर दी, वो भी आपका आ जाएगा। 10 N+L रूल, हमने इस इलेक्ट्रॉन को भरा नहीं, आगे डाल दिया, ये भी गलत है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा PQR, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पहले डाल दिया, N+L रूल का वायलेशन है। फिर इसमें हमने क्या किया, पॉलिश का भी वायलेशन होगा, फिर हंस रूल का वायलेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी पेयरिंग, इसको हमने करने से पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दी, इसलिए ये भी आएगा, तो PQR। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम जाएं, यहाँ पे पॉलिश का आएगा, फिर हंस रूल वायलेशन आपने क्या किया, इसमें नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग ठीक है। N+L रूल, N+L रूल का वायलेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और लेकिन हंस रूल का वायलेशन उसी तरह होगा जो अभी मैंने ये वाला केस दिखाया था, उस तरह वायलेशन होगा, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड में जाएंगे ऐसे 1 2 3, तो ये वायलेशन आ जाएगा PQ, राइट, डी में। क्लियर? नेक्स्ट इसमें अप टू 14 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने, सारे केस हो गए, बाकी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है सर। क्लियर? ओके, 13 का बी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव आयन रेस्पेक्टिवली, तो इससे आपका 27 किसका एटॉमिक नंबर हुआ है, 27 कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 27, कॉन्फिगरेशन निकालोगे, आर्गन 18 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉन, डाइवेलेंट कैटायन निकालोगे तो यहां से निकलेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 आ गए, और जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये हमने बात की ऑल अबाउट, ठीक है, क्लियर। डीपीपी हमने 7 और 8 के आंसर दिए हैं। 8 में कुछ आंसर आप पीरियोडिक टेबल के हैं, उनको आप स्किप, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हैं, साइज वगैरह के, उनको आप अभी स्किप कर दीजिएगा, उनको अभी आपको नहीं करना है। बाकी जो पोर्शन हम कवर कर चुके हैं उनके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 7th 8th वैसे जो है उसमें आगे की डीपीपी है जो मैंने आपसे शेयर की थी। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर दूं जेड इफेक्टिव के बारे में।
यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं जेड इफेक्टिव को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव होता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे कोई एटम आता है, उसका न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, ये न्यूक्लियस होगा। अब इसमें यहाँ पे शेल होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट सेल में एक सब शेल होगा, सेकेंड सेल में 2 सब शेल होंगे, थर्ड शेल होंगे 3 सब शेल, फोर्थ शेल होंगे 4 सब शेल। तो ऐसे ही आपका सपोज फिफ्थ का ये वैलेंस शेल हुआ, जहां पे इलेक्ट्रॉन है सपोज 5s2। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पे सपोज हमने कहा मान लीजिए इस पे फिफ्थ सेल तक जाएंगे ना, तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 50 न्यूक्लियर चार्ज है, 50 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ 50 प्रोटॉन का, तो +50 चार्ज हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करना चाहिए, 50 यूनिट का न्यूक्लियर चार्ज एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए ये न्यूक्लियर चार्ज से ही तो न्यूक्लियस बंधा हुआ है। इसमें कैसे बंधा हुआ है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होंगे, अट्रैक्शन भी लगेगा और रिपल्शन भी लगेगा। अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। जैसे आपका इस केस में 1s2, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अभी क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा, और ये इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन आएगा, इंटर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तभी एटम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर रिपल्शन डोमिनेट करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब ये कुछ, अब क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज कुछ कम फील करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोल रहे हैं, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको हमने ऐसे दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिया 5s2 का। ठीक है, तो ये अब क्या होगा कि जब ये न्यूक्लियर चार्ज आएगा आगे बढ़ेगा तो इसको होल्ड तो करेगा फोर्स को, लेकिन इसमें जो चार्ज होगा वो जेड जो होगा वो लेस देन 50 फील करेगा। लेस देन एक्चुअल चार्ज और न्यूक्लियर कितना था 50 था, लेकिन ये लेस देन 50 इसलिए फील करेगा क्योंकि कुछ पोर्शन क्या होगा शील्डिंग में चला जाएगा। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसको हटा दिया। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ न्यूक्लियर चार्ज को नलीफाई कर देंगे। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होगा दैट विल फील न्यूक्लियर चार्ज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी नेट वैल्यू होगी उससे कुछ कम फील करेगा। इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेम्ड एज जेड इफेक्टिव। तो उससे एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उससे कुछ कम वैल्यू फील करेगा, इसलिए हम जेड इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, जेड एक्चुअल चार्ज नेट चार्ज माइनस सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इज अ शील्डिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे जेड जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जेड टोटल चार्ज होगा 50, ये लेस देन 50 होगा, ये 50 होगा, और ये सिग्मा जो होगा जो शील्डिंग में पार्ट गया, जो इसको स्क्रीन कर रहा है। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इज शील्डेड या स्क्रीन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करते हैं।
इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी को अगर हम बोलें, ये जो केस आएगा जहां पे ये, तो जेड इफेक्टिव में जेड क्या आएगा, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड टोटल चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्चुअल चार्ज होगा, सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग कौन करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम जो डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, वो कैसे डिफाइन करते हैं, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम समझ रहे हैं, एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन में शील्डिंग नहीं होगा। ध्यान रखेंगे कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो वहां पे शील्डिंग नहीं आएगा। कम से कम शील्डिंग के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग होगा। ठीक है, तो शील्डिंग को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे बोलते हैं, ठीक है, तो इट इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड, आर स्क्रीन्ड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। किससे शील्ड करेंगे, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। दिस इफेक्ट of inner electrons is named as shielding or screening effect. In this way, you can say valence shell electron do not experience total nuclear charge of nucleus. तो actual जो net charge होगा felt by valence electron, that would be less than actual value. इसी को क्या बोलेंगे, Z effective। ठीक है, तो Z effective क्या होगा, ठीक है, तो अगर हम इसी को बोलें कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड, ये शील्ड हो गए, शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम करते जाएंगे जितना दूर जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स from nuclear charge of nucleus. This effect of inner electrons is named as shielding effect. इसी को क्या बोलेंगे, shielding effect। इसको बोलते हैं shielding constant। तो inner electrons का shielding effect होता है। ठीक है, तो what is shielding effect? Shielding effect is shielding of valence electrons by inner electrons from nuclear charge। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सिंगल इलेक्ट्रॉन में, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 0 आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होंगे देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहां जो आएगा, ठीक है, दैट इज शील्डेड बाय या स्क्रीन्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। दिस इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर हैं, ये यहाँ पे 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ पे 2 होंगे, फिर यहाँ पे 6 होंगे, ऐसे ऐसे आप देख लो। तो ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे S2 में, फिर यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर P6 में 6 आएंगे, ऐसे यहाँ पर 10 आएंगे। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देंगे। तो ये आपका क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इज अ शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शील्ड होंगे बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। दिस इफेक्ट इज नेम्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। और इस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी
चार्ज फील करेगा, क्योंकि बाइंडेड है ना, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो चार्ज जो फील करेगा, उसकी न्यूक्लियर चार्ज जितने प्रोटॉन होंगे उससे कुछ कम फील करेगा, और जो कम फील करेगा वही एक्चुअल नेट चार्ज होगा, इसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 50 प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो +50 चार्ज ये फील नहीं करेगा, एक्चुअल में कुछ कम फील करेगा, इसीलिए जेड इफेक्टिव को क्या बोला गया है, 50 अगर हम यहाँ रख दें, कुछ पार्ट शील्डिंग में निकलेगा तो ये वैल्यू को आएगी <50 आएगी, तो कुछ पार्ट जो शील्डिंग में जाएगा उसी को क्या बोला गया है, शील्डिंग कांस्टेंट। किसका होगा शील्डिंग कांस्टेंट, इनर इलेक्ट्रॉन्स का। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड by inner electrons from nuclear charge. This effect is named as shielding effect of inner electrons. In this way, valence electron don't feel total nuclear charge on its valence shell. It would be less than net value. Clear? बात समझ में आई? अब इसका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन एक हम कोई इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड तो नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव निकाल पाए किसी भी एटम पे, किसी भी एटम के वैलेंस शेल पे एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव निकालने का हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है। हाउएवर हमारे पास एक एम्पिरिकल रूल है, उसको अप्लाई करके हम अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उसको हम जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव की ऑन वैलेंस शेल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, इस एम्पिरिकल रूल को हम स्लेटर रूल से डिफाइन करते हैं। तो स्लेटर रूल से जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन कर कैसे होता है वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि कोई भी रूल से एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव हम नहीं बता सकते, तो एक क्वालिटेटिव कंपैरेटिव फॉर्म में हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्लेटर रूल हमें एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन के बारे में नहीं बताता, इट गिव्स अप्रोक्सीमेट जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। उसका कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, मींस आपकी जब नेक्स्ट वीक की क्लास आएगी। कल की क्लास आपकी ऑफ है, मतलब सैटरडे की। ठीक है, बात समझ में आई? सैटरडे की क्लास आपकी ऑफ है, आपका प्रिपरेशन है, और शील्डिंग इफेक्ट को, ठीक है, इसको और आगे डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, थैंक यू।